Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE की चैनल के ऊपर। आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज को। इनफैक्ट एनसीईआरटी सीरीज के तहत मैं आपको बता रहा था कि भारत के इतिहास के तहत पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ। हमने क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल वे के अंदर डिस्कस किया था और मैंने आपको ये पढ़ाने की भी कोशिश की थी कि जब मौर्य काल के बाद का जो पीरियड है उसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उसमें नई नई डायनेस्टीज आई, इकोनॉमिक चेंजेस हुए और हमको कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं सर। तो वी हैव सीन एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ एडवांसमेंट टुक प्लेस इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया। उसी को ही आज के सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर नंबर 2 है स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के रूप में हम लोग पार्ट 1 की जो किताब है उसी के तहत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फर्दर अब एडवांसमेंट कैसे होता है। हिस्ट्रिकल एडवांसमेंट के तहत हम लोग को ये भी देखना है कि यहाँ पे अब इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आ रहे थे और साथों साथ लैंड बेस्ड चेंजेस कैसे आ रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, है ना। तो हमने अर्ली स्टेट्स को देख लिया, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदा। हम लोग ने इनफैक्ट राजाओं के बारे में भी देखा है, अशोक जैसे राजाओं के बारे में देखा, समुद्रगुप्त के बारे में कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगडम के बारे में बताया था कि राजा अपने आप को कहता है कि मैं दैवीय स्रोत से उद्भव हुआ हूं, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो भगवान के द्वारा हुआ है। इस प्रकार के जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कशन की थी और बहुत ही डिटेल वे के अंदर हमारी डिस्कशन थी। कल मैंने आपको डिवाइन ओरिजिन के कंसेप्ट के साथ जोड़ा था कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत रेलेवेंट चलता है। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट के तहत वी सी फर्दर इलॉबरेशन एंड ये जो फर्दर इलॉबरेशन है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अब यहाँ पे इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पे जो लैंड बेस्ड सिस्टम है उसमें जमींदारी सिस्टम या सामंत प्रथा जो है उसका निर्माण दिखेगा। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से दिखती है। कल के क्लास के अंदर हमने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस द नोशन ऑफ किंगशिप। मैंने आपको डिवाइन किंग्स के बारे में बताया था, इवन संगम लिटरेचर के बारे में और संगम एज के बारे में भी हमने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन उसको कर दिया है सर। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के अंदर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत किस प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, कंट्री साइड में मतलब रूरल एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है सर, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और इनफैक्ट वी सी कि सोसाइटल चेंजेस भी कैसे हो जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसका जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसकी शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 5 से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या है सर, तो याद करोगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम लोग कैसे डील करेंगे, विल सी दैट पोस्ट मॉडर्न इंडिया को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं द पीरियड बिटवीन 200 BCE टू 300 CE, है ना। तो 200 BCE से लेके बीच में 0 और 0 के बाद हम लोग यहाँ से 300 CE तक का जो पीरियड है उसको देखेंगे और उसके बाद 320 CE ऑनवर्ड से वी फाइंड द गुप्ता पीरियड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो गुप्ता पीरियड को भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कुछ पार्ट्स गुप्ता पीरियड के साथ भी डील किया हुआ है सर। ठीक है, सो वील आल्सो बी सीइंग कि गुप्ता पीरियड में क्या एडवांसमेंट हुए, किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए एंड इवेंचुअली हिस्ट्री के अंदर कहां से उद्भव हो रहा है सर, है ना। तो ये चैप्टर को हम लोग अब नेक्स्ट फेज में लेके जा रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड हाउ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, है ना। तो पॉलिटिकल चेंजेस मैंने आपको कल के क्लास के अंदर पढ़ा दिए हैं। इनफैक्ट बहुत डिटेल वे के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि कैसे नई नई डायनेस्टीज आती है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था पाटलिपुत्र के अंदर शुंग डायनेस्टी आएगी, शुंग के बाद हमको कणव डायनेस्टी दिख जाती है सर। ठीक है, यहाँ पे कलिंग के अंदर आपको खारवेल करके राजा दिखेंगे जो अशोक ने कैप्चर किया था सर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ सतवाहन डायनेस्टी के बारे में बताया था कि दक्कन के अंदर पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत सतवाहन डायनेस्टी का उद्भव हुआ। वी ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे चेरा तमिल, आज के मॉडर्न डे केरला के अंदर हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि आज के मॉडर्न डे तमिलनाडु के अंदर चोला डायनेस्टी एंड वी सी द पंड्या डायनेस्टी विल ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर एट द मदुराई, इसको संगम पीरियड के अंदर देखा था। गुजरात के अंदर आपको वेस्टर्न क्षत्रप्स दिख जाएंगे। ये वेस्टर्न क्षत्रप्स कौन थे, तो ये मूलतः से इंडो ग्रीक्स और शक डायनेस्टी के वंशज थे। तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि 4 अलग अलग प्रकार की फॉरेन डायनेस्टीज इंडिया में आती है। इंडो ग्रीक डायनेस्टी आएगी, इंडो ग्रीक के बाद हमको पता चलता है शक डायनेस्टी आती है, इसको सीथियंस भी कहते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से पहचाना गया है। तीसरे आएंगे पार्थियंस और पार्थियंस के बाद चौथे आएंगे कुषाण सर। ठीक है ना। अब कल के क्लास में मैंने आपको डिवाइन ओरिजिन के तहत कुषाण राजा कनिष्क के बारे में बताया था और एक बच्चों ने कमेंट की थी कि सर जो कुषाण है, कनिष्क राजा है, उसका जो स्टैच्यू मिला है उसका चेहरा कहाँ चला गया, क्योंकि है ना उसकी कनिष्क की जो मूर्ति है उसमें क्या है, उसका चेहरा नहीं है। कल हमने देखा था ना, यस्टरडे वी हैड सीन कि कनिष्क का इंपॉर्टेंस के तहत
राजा अपने आप को डिवाइन कहते थे और डिवाइनिटी के तहत अपनी मूर्तियों का निर्माण करवा रहे थे। प्रॉब्लम ये था कि राजा ने जो मूर्ति निर्माण करा उसमें उसका चेहरा नहीं था सर, ठीक है, तो चेहरा मिला नहीं है। वी आर नॉट एबल टू सी द उसका जो हेड है ना, वो हेड कभी नहीं मिल पाया है अभी। तो ये अभी ओपन एंडेड है। आपको शायद आप कहीं पे नॉर्थ इंडिया में रहते हो और कहीं से मिल जाए तो मुझे बताइएगा। ये मथुरा वाले रीजन से प्राप्त हुई थी सर, ठीक है ना। खैर, तो वहाँ म्यूजियम के अंदर भी अभी रखी गई है। तो इसमें ना इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखा गया था कि ये मूर्ति कनिष्क की है। सो वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द टॉप which said कि this statue belongs to King Kanishk and Kanishk was the most important king in the Kushan dynasty. Even post modern इंडिया में जितने भी फॉरेन किंग्स है उसमें कनिष्क जितना महान, इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा नहीं था सर। खैर, तो ये पूरी कहानी थी। हम लोग आज के क्लास के अंदर शुरुआत करते हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग पेड कोर्सेज भी कराते हैं। एनसीईआरटी को तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पे ही करवाने वाला हूँ सर, ठीक है, बट एनसीईआरटी के अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं। पूरा जनरल स्टडीज देखना पड़ता है, ऑप्शनल देखना पड़ता है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ अवेलेबल है। मैं भी कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च करता हूँ। I have got consecutive plus courses which are actually running on the platform। एक है हिस्ट्री ऑप्शनल, 14 जुलाई से शुरू किया है। आज सुबह पैलियोलिथिक पीरियड को कंप्लीट किया है। सुबह 8 से 10 होता है, लाइव क्लास होता है, इंटरेक्शन होता है, ऑडियो इंटरेक्शन होता है, सबसे बेस्ट पार्ट है। आज से ही इनफैक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं दी क्रैश कोर्स ऑन दी आई वुड से जीएस, है ना। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्रैश कोर्स है वो भी आज से शुरू कर रहा हूं मैं 3 से 5 बजे, मतलब हमने आज क्लास कंक्लूड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो जीएस ऑप्शनल दोनों आपकी हिस्ट्री यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ 1 अगस्त से फीस बढ़ने वाली है, तो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट अभी आज की तारीख के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे, अगर आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 45% की और इनफैक्ट छूट मिल रही है। मतलब आज ही ये ऑफर है सर, है ना, एक्स्ट्रा 10% और दिया जा रहा है। तो आपको टोटल 45% प्लस टेस्ट सीरीज टोटल मिला के आप देखोगे तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो रहा है। आपको प्रॉमिस की जा रही है अनअकैडमी की तरफ से, अश्योरेंस दिया जा रहा है कि 2 साल से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में या 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपका जो टाइम पीरियड है वो 1.5 साल का रहेगा। क्यों? क्योंकि आज सब्सक्रिप्शन लोगे से फॉर एग्जांपल 21 जुलाई को, तो योर सब्सक्रिप्शन इज वैलिड टिल मेंस 2022। मेंस 2022 से फॉर एग्जांपल आ रही है आपकी अक्टूबर महीने के अंदर। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है। मेंस की और जीएस की पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए, बुक सेट मिलेगा, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक चीज अवेलेबल कराई जा रही है। आप सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक भी ले सकते हो जहां पे आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। तो वी हैव गॉट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आइकॉनिक लीजिए, वरना प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। टीचर के रूप में मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा इन योर जर्नी, और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा डिस्काउंट कोड को यूज करेगा PN Live, गेट 10% ऑफ ऑन द फीस। इनफैक्ट ऑप्शनल की अलग से सब्सक्रिप्शन लेना तो ले सकते हैं, पर मैं आपको फिर से कहूंगा कि ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लो, इससे अच्छा जीएस ऑप्शनल दोनों का कंबाइन लीजिए, क्योंकि जनरल स्टडीज भी आपको करना है। अच्छे टीचर्स और एजुकेटर्स अवेलेबल है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। हमारी सब्सक्रिप्शन, अगर आपको इनफैक्ट है ना अफोर्डेबिलिटी का प्रश्न आ रहा है तो हमारे कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करिए। एवरी संडे 11 बजे 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करिए, और इसमें अच्छा रैंकिंग लाए तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देगा जिसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सर, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ये आपके भले के लिए और आपके फायदे के लिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज, ये कॉम्बैट के रूप में और ये लाइव रैंकिंग के साथ आपको मिलता है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली डन, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी हमारी बैचेस 21 जुलाई से शुरू हो गई है, जो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैचेस, जो मैंने आपको बताया। इनफैक्ट आज की जो बैच है कॉम्बैट फिनिक्स वाली, ये शुरू हो गया आज से 3 से 5 मेरा हिस्ट्री का कोर्स था, एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड द फ्री टेस्ट सीरीज एज वेल। तो आपको अनअकैडमी में कोई भी फ्री या पेड कुछ भी आपको क्लास अटेंड करने हो, सब्सक्रिप्शन लेना हो, कुछ भी करना हो, तो दिस शुड बी योर एंट्री गेट टू अनअकैडमी सर, है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि ये कोड को याद रखेगा और अपने दोस्तों को भी बोलिए, मित्रों को भी बोलिए कि सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी प्रकार की फ्री की टेस्ट सीरीज देखनी है, कॉम्बैट को अटेंड करना है, हमेशा ये कोड के थ्रू आप आइए, काफी फायदा मिलेगा। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया के तहत डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कैसे राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के रूप में पहचानते हैं और किस तरह से यहाँ पे हिस्टोरिकल चेंजेस आने की शुरुआत हुई। अब समझने की कोशिश करिए कि ये जो पूरा का पूरा पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, उसमें फिर गुप्ता पीरियड तक हम लोग चले गए थे कल के क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने आपको समुद्रगुप्त की कहानी बताई थी और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को कैसे भगवान के रूप में कंसीडर किया गया है वो भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, है ना। तो इन द प्रीवियस सेशन
we have discussed about how Samudragupta is actually highlighted in the form of God, sir, है ना। तो डिवाइन ओरिजिन के रूप में, कॉइन्स के रूप में, इंस्क्रिप्शंस के रूप में राजा अपने आप को कंसीडर करवाते थे और इस प्रकार की बातें भी करते थे। अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट अब क्या होता है सर, ठीक है। अब देखिए कि एक तो कंसेप्ट आपको दिखेगा कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वी सी द इंपीरियल पावर ऑफ द किंग इज गेटिंग वीक, मतलब राजा का जो साम्राज्यवादी शक्ति था वो कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि अब राजा पहले जितने मजबूत नहीं हो रहे हैं, राजा के पास जो पॉलिटिकल हम लोग कह सकते हैं कि एफ्लुएंस था वो कम हो रहा है सर, है ना। तो राजा की जो कंडीशन है पूरी तरह से बदल रही है और भारत के जो इंपीरियल एरिया से, मतलब जैसे पाटलिपुत्र एक इंपीरियल एरिया था या पेशावर हो गया वो इंपीरियल कैपिटल था, है ना, कनिष्क का कैपिटल था, मथुरा वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कनिष्क। नीचे देखोगे तो पैठान या प्रतिष्ठान करके जगह दिखेगी महाराष्ट्र के अंदर जो सातवाहन डायनेस्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब रीजन्स के आजू बाजू वाले रीजन्स में भी काफी सारे चेंजेस हो रहे थे कंट्री साइड के अंदर। कंट्री साइड का मतलब क्या है कि भारत के ग्रामीण विस्तारों में बदलाव आ रहा है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया के जो ग्रामीण विस्तार है उसमें बदलाव आ रहा है और कॉमन मैन राजा के प्रति अपनी फीलिंग्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हमने अशोक के बारे में देखा था पिछले क्लास के अंदर कि अशोक अपनी प्रजा को अपने संतान के समक्ष कहता है। अशोक कहता है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर माय सिटीजन्स, है ना, कि ये जितने भी लोग हैं मेरे साम्राज्य के अंदर ये मेरे बच्चे समान है, ये मेरे बालक समान है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। अब सवाल ये है कि जो वहां की पब्लिक थी, जो राजा के अंडर में आने वाली पब्लिक थी, वो राजा के बारे में क्या सोचती थी, वो राजा को किस तरह से परसीव करती है, कॉमन मैन के राजा के साथ रिलेशनशिप कैसे हुआ करते थे सर, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट इंडिया में दो प्रकार की कहानी चलती है सर, ठीक है। जनरली हमको क्या हो रहा है, वी सी द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज के अंदर हमको दो प्रकार के सोर्सेज मिले पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। एक तो लिटरेरी सोर्सेज मिले, साहित्य के स्रोत मिलते हैं हमको, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन्स मिल गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस मिल गए हैं। इन सब इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर हमको स्टोरी जो मिलती है वो किसकी मिलती है? स्टोरी अबाउट द किंग मिलती है सर, कि भाई राजा क्या करता था, राजा का क्या खाना पीना था, राजा कैसा जीवन चलाता था, राजा प्रजा के बारे में क्या सोचता है वो पता चलता है। अब दूसरा प्रश्न यहां से यह आता है कि कॉमन मैन राजा के बारे में क्या सोचता था सर, ठीक है। तो पब्लिक के बारे में किसने लिखा है सर, है ना, राजा के बारे में पब्लिक क्या सोचती थी और उसके राजा के साथ रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, वो किस तरह से चीजें चलेगी सर, ठीक है। राजा पब्लिक के लिए क्या काम कर रहा था, ये जो मौर्यन पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, उसमें इनफैक्ट जो कॉमन मैन की हिस्ट्री है वो कहां से लिंकअप की जाएगी सर, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर यही चीज लिखी गई है सर कि व्हाट डिड द सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट द रूलर्स, है ना, कि जो कॉमन मैन है वहां पे जो रहने वाले लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे सिटीजन शब्द यूज नहीं किया गया है, पहले भी याद रखेगा कि एंशिएंट इंडिया में नागरिकता की व्याख्या कहीं भी नहीं मिलेगी सर, ठीक है। राजा प्रजा को अपने संतान के समक्ष गिनता था या राजा को प्रजा के प्रति एक जो फीलिंग आती थी वो विषय के जैसी थी, मतलब ये आप मेरे सब्जेक्ट्स हो, आप मेरे अंडर में आने वाले हो, मैं आपका शासक हूं सर, ठीक है। उससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं दिखेगी। इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट डिड द सब्जेक्ट्स थिंक्स अबाउट द रूलर्स, है ना, रूलर्स के बारे में वहां के लोगों का क्या मानना है, सब्जेक्ट्स का क्या मानना है सर, ठीक है ना। तो वी सी द इंस्क्रिप्शन डज नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस किसने इशू कराए थे? राजा के द्वारा। कॉमन मैन ने राजा को लेके कोई इंस्क्रिप्शन तो इशू किए नहीं थे, ताम्रपत्र हो या पत्थर के ऊपर हो सर, ठीक है। तो इनका ही बेसिस हमको यहाँ पे पता चलता है कि ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट लेफ्ट एनी अकाउंट, कॉमन मैन ने ज्यादा अकाउंट्स लेफ्ट नहीं किए वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर लिखा भी होता तो भी डर रहता है ना, आपको भी पता है कि आप अगर राजा के सामने कुछ उल्टा सुल्टा लिख दोगे, राजा के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल दोगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपकी पिटाई हो जाएगी सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि कॉमन मैन जो था उसने राजा के बारे में उसकी जो फीलिंग्स है वो ज्यादा हाईलाइट नहीं की है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि इन द मौर्यन पीरियड एंड द पोस्ट मौर्यन पीरियड देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट केम अप इन हिस्ट्री, यार कि कॉमन मैन का इतिहास कौन लिखेगा, कॉमन मैन के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलेगी, सामान्य इंसान कैसे जीवन जी रहा था, उसमें किन किन लोगों ने मेंशन किया है। अब कॉमन मैन के बारे में राजा ने बहुत कम लिखा है, बट बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स ने लिखा है, जैसे फाहियान करके एक ट्रैवलर आएगा, ह्यूएन करके एक ट्रैवलर आएगा, वो लिखते हैं सर, वो चाइना से आए थे ना सर वो लोग, तो वो बताते हैं कि यहाँ के आम आदमी का कैसे जीवन हुआ करता था, आम आदमी के जीवन के अंतर्गत क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही थी। मेनी थिंग्स आर एक्चुअली हाईलाइटेड एंड रिटन बाय देम, बट वी सी कि हिस्टोरियंस के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हिस्टोरियंस जब मौर्यन पीरियड और उसके आजू बाजू के पीरियड, क्योंकि फाहियान तो गुप्ता पीरियड में आया, ह्यूएन तो हर्षवर्धन के पीरियड में आया, अभी तो हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, समवेयर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब महाजनपद और मौर्यस का फॉर्मेशन हो रहा था, तब की बात हो रही थी, ठीक है। तो कॉमन मैन की कहानी हमको मिलती नहीं है।
और कॉमन मैन राजा के बारे में क्या सोचता है वो भी पता नहीं चल रहा था। And this is one of the reasons historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as the जातक and the पंचतंत्र। अब याद रखेगा कि जातक कथा और पंचतंत्र की वार्ताओं के अंदर कॉमन मैन की बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई। एक्चुअली जातक जो स्टोरीज है दे आर पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म के अंतर्गत हमको पता चलता है कि बुद्धा के अलग अलग अवतार थे, बुद्धा के अलग अलग इनकारनेशन थे, और बुद्ध के जीवन के साथ जितनी भी बहुत सारी घटनाएं थी, इवेंट्स थी, उन सबको जातक स्टोरीज के तहत कंपाइल किया गया है। जातक स्टोरीज में आपको बहुत सारी वेरिएशंस दिखेगी, उसमें कपि जातक दिखेगा, उसमें शुद्ध जातक दिखेगा, और भी जातक के बहुत सारे आपकी लिटरेचर डेवलपमेंट हुए हैं। और दूसरी पंचतंत्र की वार्ता है। पंचतंत्र, अगर आपने वो चालाक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी सर, ठीक है ना, तो वो सब पंचतंत्र के अंदर से ही निकल के आई है सर, ठीक है। तो ये संस्कृत के अंदर उस टाइम पे कंपाइलेशन हो रहा था। जातक कथा इनिशियली पाली और प्राकृत भाषा के तहत मिलती है। बहुत सारी ओरल लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा था सर, है ना। तो ओरल लिटरेचर के तहत हमको क्या पता चल रहा है कि लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्टोरीज पास ऑन कर रहे थे। तो इन सब पीरियड के तहत कॉमन मैन की हिस्ट्री भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है सर, ठीक है। सो द जातक्स वर रिटन इन द पाली लिटरेचर। याद रखेगा ये पाली भाषा के अंदर लिखी हुई साहित्य है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट था। एंड दे वर कंपाइल्ड अराउंड द फर्स्ट मिलेनियम सीई। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो जीरो के बाद वाली जो कंडीशन है, जीरो के बाद वाली कंडीशन है, वो जीरो से लेके 1000 तक आते आते, जीरो से लेके 1000 तक आते आते करीबन 500,000 साल के अंदर जो इतिहास आगे चला है उसमें ये जातक स्टोरीज का कंपाइलेशन हुआ है। एक्चुअली बुद्धिज्म में 3 आपके लिटरेचर है, विनय पिटाका, सुट पिटाका एंड अभिधम पिटाका सर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो पिटाक है उसी के तहत फिर जातक कथा का, उसमें सुट पिटाक के अंदर ये सब जातक कथाओं का मेंशन किया है, पर वो काफी लेटर पीरियड के अंदर आपको डेवलपमेंट देखेगा। उस कॉमन मैन की स्टोरीज को हाईलाइट किया है सर, ठीक है। अब उसके तहत आपको एक किताब दिखती है जिसका नाम है गंडा तिंडू जातक। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बुक, क्योंकि इसकी थीम के ऊपर से आपको प्रश्न आएगा कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द जातक स्टोरीज एंड व्हाट इज मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द जातक लिटरेचर, है ना। आपको पूछेगा कि भाई जातक कथाओं में अंदर किन किन चीजों का मेंशन किया है, किन किन चीजों का मेंशन नहीं किया गया, उसके बारे में हमको बताइए। तो आपको आइडिया पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है सर, ठीक है। तो गंडा तिंडू जातक के अंदर बोला गया द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेड किंग, है ना। सो यू विल फाइंड कि जो सामान्य इंसान, जो नागरिक, या मैं कहूंगा जो व्यक्ति, एक आम आदमी वहां पे रह रहा था, राजा के समय पे उसकी क्या कंडीशन थी, उसके राजा उसका किस प्रकार से शोषण करता है, उसकी बात की गई है सर, ठीक है ना। दिस इंक्लूडेड द एल्डरली वुमेन, मैन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स। मतलब इतना कमजोर, मैं कहूंगा कि इतना विकेट राजा था, इतना क्रूर राजा था, इतना शक्तिशाली राजा था कि पब्लिक को परेशान करता था, और पब्लिक की जो परेशानी की जो भी घटनाएं हैं वो सब ये गंडा तिंडू जातक के अंदर लिखी गई है सर, ठीक है। तो ये जातक में ये राजा की पूरी कहानी है। यहाँ पे क्या बोला गया है, when the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries। मतलब आप देखिएगा राजा ने वेश बदल के प्रजा के अंदर जाने की कोशिश की और प्रजा को ओपिनियन पूछा, ये फला राजा है, कैसा लगता है तुमको सर, ठीक है। तो कॉमन मैन को पता नहीं चला कि ये हमारा राजा ही है जो खुद अपने बारे में पूछवा रहा है, क्योंकि राजा ने कपड़े बदल दिए थे, राजा ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी होगी सर, है ना। कपड़े वपड़े जो राजा की तरह पहनते थे वो नहीं पहने, आम आदमी की तरह चल गया, और फिर कॉमन मैन की अंदर क्वेश्चन करने की उसने शुरुआत की। तो फिर कॉमन मैन ने भी अपने हिसाब से मन की बात कर दी सर, है ना। तो आपने देखा होगा कॉमन मैन मन की बात उस टाइम पे कर रहा है राजा को, तो राजा को बोल रहा है कि हमारी ये कंडीशन है, उसके पीछे का कारण राजा खुद है। अब कॉमन मैन को पता नहीं था कि वो जो कहानी किसको बोल रहा है वो बंदा राजा खुद ही है सर, ठीक है। पर राजा को अपनी रियलिटी पता चल रही है। राजा को ऐसा लग रहा था कि हम ब्रह्मास्मि, राजा को लग रहा था कि प्रजा हमको बहुत चाहती है, राजा को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि प्रजा जो है वो उसके लिए मरने मिटने को तैयार है। पर यहाँ पे राजा को रियलिटी का एहसास हो रहा है, और ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा गया। अब देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में दिस आर ऑल एक्चुअली पार्ट ऑफ द सुट पिटाक, है ना। सुट पिटाक आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे कैनोनिकल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है। ये जो कैनोनिकल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है सुट पिटाक के तहत, उसमें काफी सारी चीजें इसके अंदर से हम लोग इंक्लूड करते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो व्हेन द किंग वेंट टू डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट अबाउट हिम, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by the robbers at night and by tax collectors during the day। कॉमन मैन यहाँ पे बोल रहा है राजा को कि भाई तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो कुछ प्रशासन चलाना जानता ही नहीं है। बोले क्यों नहीं जानता है? बोले रात को चोर लुटेरे लूट के जाते हैं, सुबह कलेक्टर आके लूट के जाते हैं सर, ठीक है। तो आम आदमी की व्यथा आपने देखा होगा, एट टाइम्स लोग आज की तारीख में मिडिल क्लास जो है सरकार को ब्लेम करता है और कहता है कि भाई यहाँ पे सेफ्टी तो मिल नहीं रही है, कुछ कुछ एरियाज में चोरी लूटपाट हो जाती है, और सुबह देखो तो सरकार ने कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए होते हैं। तो एट टाइम्स इंडिया के लिए एक शब्द यूज होता था
कि टैक्स एक्सट्रीमिज्म सर, टैक्स टेररिज्म एक शब्द का यूज किया गया था सर अभी रिसेंटली भारत के अंदर, है ना, तो पॉलिटिकल सर्कल्स में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर देखिएगा, तो यहाँ कॉमन मैन भी उस टाइम पे राजा को बता रहा है और राजा को वो कन्वे करवा रहा है, क्योंकि कॉमन मैन को पता नहीं था कि जो आदमी पूछ रहा है वो राजा खुद है। तो कॉमन मैन को लग रहा था कि यहाँ पे ओपिनियन लिया जा रहा है, तो आज मन की बात पूरी बताई देता हूँ। बोले रात को चोर लुटेरे आके लूट चले जाते हैं, सुबह इनके ऑफिशियल्स आके डकैती करके चले जाते हैं, बचता क्या है हमारे पास, ठीक है। To escape from this situation, people abandoned the village and went to live in the forest. लोग अपना संसार छोड़ के जंगल में चले गए हैं। As this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found demands very oppressive. You try to see कि ये जातक कथा के द्वारा हमको क्या पता चल रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि राजा ने प्रजा के ऊपर किस प्रकार के टैक्सेस डाले थे। हमको ये पता चल रहा है कि प्रजा राजा के सामने बोलने के लिए घबराती थी, उनको लगता था कि डर का माहौल है, और अगर हमने गलती से उल्टा सुल्टा कुछ बोल दिया राजा के सामने तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारी पिटाई हो जाएगी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारी सुताई हो जाएगी। इसके लिए कॉमन मैन को डर लगता था, कॉमन मैन को लगता था कि भाई साहब हम चुप बैठे उतना ज्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसके तहत क्या मिल रहा है, राजा की जो ऑपरेसिव टैक्सेशन है, सुबह चोर लुटेरे आके उनको लूट के जाते थे आम आदमी को, किसानों को, तो किसान कहते हैं इससे अच्छा खेती करनी छोड़ देते हैं, हम जंगल में चले जाते हैं सर, ठीक है। तो ये जातक कथा से हमको क्या देखना है, बुद्धिज्म इनफैक्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में डेवलप हुआ था, और बुद्धिस्ट लिटरेचर के तहत ये जातक कथाओं के द्वारा राजाओं को इनडायरेक्टली ये चीजें कन्वे कराई जा रही थी कि आपको अपने प्रजा के लिए काम करना है, यू आर सपोज टू वर्क फॉर योर मासेस, you are supposed to work for the people, you are supposed to highlight and you are supposed to solve the miseries of the people and not to increase them. आप eventually welfare का काम करोगे ना अपनी प्रजा के लिए सर। खैर, सो वी सी के ये स्टोरीज के अंदर राजा और प्रजा के बीच में संवाद को इनडायरेक्टली हाईलाइट किया गया है, जहां पे हाई टैक्सेस की बात की गई है, पीजेंट्स की ऑपरेशन की बात की गई है, लोग जंगल में चले जाते हैं, ये चीज दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पे इनफैक्ट कॉमन मैन की प्लाइट खराब हो चुकी थी। तो इन मेनी ऑफ द लिटरेचर, इन मेनी ऑफ द स्टोरीज वी फाइंड कि यहाँ पे कॉमन मैन की कंडीशंस काफी खराब वे के अंदर दर्शाने की कोशिश की जाती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि ये कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी। मीनवाइल अदर स्ट्रेटेजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस ऑल्सो केम टू बी एडॉप्टेड सर, ठीक है ना। तो राजा को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि भाई अगर हमने यहाँ पे टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए तो इसके कारण इश्यू भी होगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द किंग डिसाइडेड कि मैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करूंगा तो इसके कारण मुझे टैक्सेस भी ज्यादा मिलेंगे और लोगों के ऊपर भार नहीं पड़ेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी फाइंड कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जैसे मॉडर्न पीरियड बदल रहा है, द पीरियड एक्चुअली हमारा जो ये जो चैप्टर है ये तो 1200 साल का हिस्ट्री को कवर करता है, और ये 1200 साल की हिस्ट्री के अंतर्गत ये राजा और प्रजा के बीच में इनफैक्ट ये संवाद को काफी अच्छी तरह से इन्होंने हाईलाइट किया है। अब ये पैराग्राफ से आपको याद क्या करना है सर, ठीक है। आपको एक तो पहला प्रश्न आता है किंग पीपल रिलेशनशिप, है ना, राजा की प्रजा के साथ क्या संवाद होते थे, राजा और प्रजा के बीच में संबंध क्या थे, और राजा किस तरह से उसको हाईलाइट कराने की कोशिश करता है। और इनफैक्ट ये कौटिल्य ने भी बताया है, कौटिल्य भी कहता है कि राजा को प्रजा के बीच में जाना चाहिए, उनके ओपिनियन पूछने चाहिए, और उनको जो भी तकलीफें हो रही है कि नहीं हो रही है उसके बारे में उनको उनके कॉजेस को हाईलाइट करना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसी के कारण राजा यहाँ पे जाते हैं। और दूसरा प्रश्न आपको ये पूछ सकता है कि ये जातक किसका पाठ है, इसकी थीम याद रखेगा, इसकी थीम में राजा और पब्लिक के बीच में संवाद को दर्शाया गया है सर, ठीक है। एंड इवेंचुअली राजा को समझ में आ गया कि अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाना है, अगर मुझे इनफैक्ट है ना अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरह से चलाना है, तो मुझे यहाँ पे लोगों के ऊपर हाई टैक्सेस डाल से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे। और उसमें अगर मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता हूं, मुझे अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे रेवेन्यू बढ़ेगा, रेदर देन पब्लिक के ऊपर मैं टैक्सेस डालता रहूं, मैं पब्लिक के ऊपर इनफैक्ट है ना हाई टैक्सेशन कर दूंगा, तो इससे तो लोग भाग जाएंगे, और लोग भाग जाएंगे तो मेरा टैक्स बेस कम हो जाएगा, मेरी टैक्स की जो एक आय की स्रोत है वो कम हो जाएगी। तो इसके थ्रू हमको दो तीन चीजें पता चलती हैं। वी सी दैट मेनी ऑफ द किंग्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड दे रियलाइज की हाई टैक्सेशन विल लीड टू पीपल गोइंग अवे, और इसे हम लोग टैक्स इवेशन के रूप में पहचानते हैं। आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो भारत के अंदर ये शब्द अभी भी बोला जाता है, और कॉर्पोरेट कंपनीज के अंतर्गत काफी सारी चर्चा भी होती है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमको टैक्सेस में कमी हो रही है।
तो सरकार अपने ऑफिशियल्स के थ्रू इनडायरेक्टली टैक्सेस कलेक्शन का बढ़ाने की कोशिश करेगी। जो जो एरियाज टैक्सेस के अंदर नहीं आते उसमें टैक्स लागू किया जाएगा, जैसे सर्विस टैक्स आपने ऐड कर दिया, टीचिंग के ऊपर आ गया। आज की तारीख में आप देखिए जब फीस पे करते हो तो सर्विस टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड करते हो। तो सरकार अपना टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश करती है। सो व्हेन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द टैक्स बेस, इससे क्या होता है कि आप डाइवर्सिफाइड करते हो अपने पोर्टफोलियो को, और इवेंचुअली इससे एक फायदा ये भी होगा कि आप हाई टैक्सेस ना लेते हुए मिनिमम टैक्सेस के साथ अपने सिस्टम को चला पाओगे सर, है ना। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत ये सब जातक कथाओं के द्वारा हमको कॉमन मैन की प्लाइट पता चलती है कुछ कुछ रीजन्स में। ये किताब के द्वारा हमको ये पता चलता है कि राजा ने अपनी स्ट्रेटजीज बदली, और राजा को किसी सलाहकार ने कहा कि राजा अगर आप पब्लिक के ऊपर हाई टैक्सेस डालोगे पब्लिक जंगल में भाग जाएगी, इससे अच्छा आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कराइए। आप इनफैक्ट टैक्स का जो दर है वो मिनिमम रखिए, 5% 10% टैक्सेशन का रेट रखिए, पर प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। जो जो एरियाज में खेती नहीं हो रही वहां पे खेती कराइए, जहां पे व्यापार नहीं हो रहा है वहां पे व्यापार कराइए। देखिए सरकार का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिस्टम, जिसे हम लोग गवर्नेंस के रूप में पहचानते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो इनफैक्ट अपने आप को सस्टेनेबल बनाए। और सस्टेनेबल कैसे बना सकता है? नॉट बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, है ना। आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड करोगे वो ज्यादा ठीक रहेगा, या आप इनफैक्ट है ना एक ही पब्लिक के ऊपर 50, 100, 500% ऑफ टैक्सेस लागू करेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना है। बट इवेंचुअली हमको ये पता चला कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस वी फाइंड देयर वाज सम काइंड ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है कि लोग भाग के चले जाते थे, फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे, उनको बहुत परेशानी हो रही थी। एंड दिस क्रिएटेड द कंडीशंस, एक कंडीशंस को यहाँ पे क्रिएट करवाया गया कि यार यहाँ पे अगर टैक्सेस इवेजन हो रहे हैं, लोग जंगल में भाग रहे हैं, लोगों को राजा के प्रति अभिगम ठीक नहीं है, तो राजा को टैक्स नहीं मिलेगा तो साम्राज्य नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको इकोनॉमी ही आपका एम्पायर बनाता है ना। तो कौटिल्य कह के गए ना कोष मूलोदंड के तहत, तो कौटिल्य ने तो यही कहा है कि भाई अर्थव्यवस्था को ठीक रखिए तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इन सब कंडीशंस में पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत जब यहाँ पे टैक्सेस को लेके इशू क्रिएट हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके इशू क्रिएट हो रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब कंडीशंस में वी कम टू नो दैट देयर विल बी चेंजेस। और चेंजेस क्या होता है, ये चेंजेस के तहत डिसाइड किया गया कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे सर? ठीक है, तो वी सी एग्रीकल्चर, क्योंकि दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एट दैट टाइम। लैंड से ही आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता था। तो आप अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो खेती के तहत तो ऑटोमेटिकली आपकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी अच्छी हो जाएगी सर, ठीक है। इन्हीं बेसिस के ऊपर से पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत याद रखेगा कि एक ट्रेंड डेवलप हुआ। ये ट्रेंड क्या डेवलप होता है? ये ट्रेंड आता है द किंग स्टार्टेड फोकसिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ठीक है। एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न पीरियड में दो चेंजेस आ रहे हैं। पहला चेंज तो आपका पॉपुलेशन का भी आएगा सर, ठीक है। ये वो पीरियड है जब भारत में रैपिड पॉपुलेशन राइज हो रहा है। भारतीय इतिहास की जब हम लोग बात करेंगे तो वी सी दैट द पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग अप। तो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, सोसाइटी के अंदर स्कैर्सिटी क्रिएट ना हो सर, राजा को ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, राजा को ये भी समझना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे हैवी टैक्सेशन करूंगा तो लोग भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर कि मैं कुछ ऐसा रास्ता करूं जहां पे एग्रीकल्चर को भी फायदा मिले, लोगों की इनकम भी बढ़े, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मेरी रेवेन्यू भी बढ़ेगी सर, ठीक है ना। तो राजा इनफैक्ट अब लैंड के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। लैंड बेस्ड उसने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कराने के तहत स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन करने की काम की सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंगली ये बात यहाँ पे बोली गई है कि राजा यहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्शन करने का पीछे का इंटेंशन क्या था। व्हाट वाज द इंटेंशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, व्हाई ही वांटेड टू डू दैट द मोर एंड मोर इकोनॉमिक एडवांसमेंट शुड टेक प्लेस सर, ठीक है। तो मूल तरह से कहने की बात यह है कि लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर जो है दैट वाज द मेन पार्ट। और आपको भी पता है कि ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए सर, इरिगेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सर। उसी के बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर के ऊपर 100% तो डिपेंडेंट रह नहीं सकते। आप बारिश आधारित आप अगर खेती करते हो सर, तो शायद हो सकता है कि कुछ सालों में एक आध बार ऐसी भी घटना होगी जहां पे रेनफॉल नहीं होगा, मॉनसून फेल हो जाएगा, तो क्या करोगे? व्हाट इट विल यू डू सर, ठीक है। तो ये जो परिस्थिति का जन्म हुआ है, ऑल द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड सर, ठीक है,
उसको फाइट करने के लिए वी सी कि यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी था। वाटर होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा और इवेंचुअली दिस विल लीड टू फर्दर एंड फर्दर taxation एंड दिस विल क्रिएट अ गुड पॉलिटिकल एंड स्टेबिलिटी इन द एम्पायर सर। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये इंक्रीज कैसे किया जाएगा, पानी की अवेलेबिलिटी करा के। और वाटर की अवेलेबिलिटी जब हम लोग देखते हैं तो प्राचीन भारत के अंदर बहुत सारे राजाओं ने इसके लिए काम किया था। इनमें से एक काम सुदर्शन लेक का था। अब याद करिए पिछले क्लास को मैंने आपको सुदर्शन लेक के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ सुदर्शन लेक। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कशन की थी। अगर आपको याद होगा मेरे पिछले क्लासेस, तो मैंने आपको अशोक के इंस्क्रिप्शंस के तहत बताने की कोशिश की थी और एक इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था गिरनार इंस्क्रिप्शन। याद आया सर? ठीक है, तो ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन था हमने आपको मौर्यन पीरियड के तहत बताया था और आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये एक लेक आया है जिसका नाम है सुदर्शन लेक सर। ठीक है ना, और ये जो सुदर्शन लेक है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे बना था, जिसके बेसिस के ऊपर से वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कराई गई थी सर, है ना। तो पुष्यगुप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य का एक वो था सेनापति, गवर्नर था, जो यहाँ पे गिरनार में सौराष्ट्र में वो स्थायी होता है। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य वाज द वन हु कैप्चर्ड द गुजरात रीजन, अपरंत कहते थे उसको सर। ठीक है ना, सो इट वाज कॉल्ड एज अपरंत इन द एंशिएंट लिटरेचर एंड एंशिएंट इंडिया सर। तो उसको इन्होंने काठियावाड़ वाला रीजन को हम लोग अपरंत कहते हैं, तो उसको इन्होंने कैप्चर किया और फिर यहाँ पे सुदर्शन लेक बनाया था। ठीक है, तो वी सी कि जब ये सुदर्शन लेक का निर्माण किया गया इन दिस पीरियड, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन सर। क्यों? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी करवा दी गई राजा के द्वारा। अब राजा ने जब पानी की अवेलेबिलिटी करवा दी तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो पब्लिक खुश हो जाएगी, वेलफेयर स्टेट आ जाएगा, इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एनिमल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंक्लूडिंग खेती के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? सो वी सी दैट कॉमन मैन जो है उसे थोड़ा खुश हो जाएगा, कॉमन मैन के जो रिबेलियस नेचर है वो निकल जाएंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली बात की गई है। फाइंड गिरनार ऑन मैप नंबर 2, अभी मैंने आपको बताया मैप से। ठीक है, The Sudarshan Lake was an artificial lake. याद रखिएगा, it's an artificial reservoir that was built during the period of Chandragupta II. ठीक है, we came to know about it from a rock inscription 2nd century CE in Sanskrit composed to record the achievements of the Shaka ruler Rudradaman. अब देखिए सुदर्शन लेक का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सुदर्शन लेक के ऊपर जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, ये गिरनार इंस्क्रिप्शन में एक नहीं, दो नहीं, पर 3 राजाओं की कहानी है सर। इसमें आपको अशोक की कहानी दिखेगी सर, जो प्राकृत के अंदर लिखी गई है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट दिखेगी। दूसरे आपको रुद्रदामन दिखेंगे जो वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी का राजा था, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आया। और तीसरे आपको स्कंदगुप्त दिखेंगे। प्लीज रिमेंबर स्कंदगुप्त, ही वाज द किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इन तीनों राजाओं ने यहाँ पे सुदर्शन के अंदर जो सुदर्शन तालाब है उसकी रिपेयरिंग, उसकी वेलफेयर करने की काम की है सर। ठीक है, यहाँ पे रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शंस को हाईलाइट किया गया है। The inscription mentioned that the lake with embankments and water channel was built by local governor during the Mauryas. मैंने आपको बताया कि पुष्यगुप्त करके एक गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके द्वारा ये बनता है। However, a terrible storm broke the embankment. उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया सर, है ना। तूफान आया था, एक साइक्लोन जैसी कंडीशंस क्रिएट हुई थी सर। ठीक है, and water gushed out of the lake. Rudradaman, who was then ruling the area, claim to got the lake repaired using his own resources. अब आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली हमको पता चल रहा है, राजा अपने प्रजा का ध्यान रखने के लिए, राजा यहाँ पे इनफैक्ट अपनी प्रजा का वेलफेयर करने के लिए ये लेक को रिपेयर करेगा और खुद के पैसों से। ही कुड हैव इंक्रीज द टैक्सेस। वो पब्लिक को कहता कि आप 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठा करके मुझे दीजिए और उसके बाद मैं रिपेयरिंग करूंगा। ये चीज दर्शाती है कि राजा को पता है कि अगर मैं पब्लिक को अपने फेवर में रखूंगा, पब्लिक का ध्यान रखूंगा, पब्लिक को मैं कह सकता हूं कि खुश रखूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा साम्राज्य मजबूत रहेगा सर। ठीक है, सो विदाउट यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक और विदाउट इम्पोजिंग द टैक्सेस ऑन द पब्लिक, पब्लिक के ऊपर टैक्स इंपोज ना करते हुए, यहाँ पे रुद्रदामन ये दर्शा रहा है कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं सर। ठीक है, अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक मेंशंस वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। मैंने आपको बताया ना कि स्कंदगुप्त करके जो राजा थे, उन्होंने भी फिर से बताया है कि मैंने इसको रिपेयर किया है। अब देखिए कि इतनी बड़ी वाटर बॉडी को, इतने बड़े लेक को, इतने बड़े रिजर्वायर को रिपेयर करने का इंटेंशन और बनाने का इंटेंशन एक ही था, वो था कि पब्लिक को इनफैक्ट यहाँ पे फायदा पहुंचाए, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी, पानी मिलेगा, क्रॉपिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा, लोग खुश हो गए, राजा को रेवेन्यू ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगर आप पब्लिक के ऊपर हार्श टैक्सेस इंपोज करोगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी पीपल माइट रिबेल,
पीपल माइट गो फॉर टैक्स इवेजन या पीपल माइट गो आउट फ्रॉम द किंगडम, है ना, वो भाग जाएंगे जंगल के अंदर। अब जंगल में मंगल होता है भाई साहब, है ना, कोई मिलेगा नहीं आपको एंड इवेंचुअली यू विल बी एट द लॉस। तो उससे तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को, लैंड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने का एक विचार आया। राजाओं को बताया गया, लिटरेचर के द्वारा बोला गया कि आप पब्लिक का ध्यान रखिए, वेलफेयर करने की कोशिश करिए, ये ध्यान रखिए कि उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लागू ना हो, ये ध्यान रखिए कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, ऑटोमेटिकली आपकी टैक्सेस है, आपकी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगी सर, ठीक है ना। सो वन सच स्ट्रेटजी वाज टू शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको ट्रेडिशनली जो एग्रीकल्चर है वो बदलने पड़ेगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना पड़ेगा सर, ठीक है। विच स्प्रेड इन द फर्टाइल alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri in the 6th century BC. The iron tip ploughshare was used to turn the alluvial soil in the areas which had high rainfall. अब आप देखिए कि हड़प्पन्स वर दी वंस जिन्होंने प्लगिंग किया था, हमने पढ़ा था ना, आपको कालीबंगन के अंदर एक प्लॉट फील्ड मिल जाता है सर, है ना, पूरा एक हल चलाया हुआ आपको खेत मिलेगा। इन बनावली वी फाइंड अ टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग। इनफैक्ट यहाँ पे ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड चल रहा है, या मैं कहूँगा कि महाजनपद के बाद वाला जो पीरियड है, इस पीरियड के समय पे हमको ये पता चल रहा है कि लोहे के आधारित प्लग बनाया गया है सर, है ना। तो आपने जो प्लग को देखा होगा, अगर आपने प्लग को देखा होगा तो कैसा होता है सर, है ना, तो प्लग एक्चुअली ऐसा होगा सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। इसको फिर बांध दिया जाता है बैल के साथ, दिस एरिया इज एक्चुअली टाइट, और फिर यहां से हमको पता चलता है कि ये जो आयरन की जो टिप होती है ना वो बांधी जाती है सर, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, व्हाट इट विल, जैसे जैसे ये खेत में चलेगा, एज एंड व्हेन इट विल गो इन द फार्म और जो भी आपका खेत होगा, तो इसमें से क्या होगा कि आपकी जमीन जो है, जो सॉइल है, वो सॉइल को काफी तरह से ये ऊपर नीचे करेगा और इससे इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी गेट एंड वी डू गेट इंस्टेंसेस दैट आयरन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पीरियड सर, है ना। तो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स बदल रही है, इरिगेशन के अंदर आपकी नई डेवलपमेंट हो रही है। ट्रेडिशनली आप जो एग्रीकल्चर करते थे वो लकड़े के प्लस से करते थे, इट वाज डन बाय द वुडन प्लस। तो वुडन प्लस से इनफैक्ट आप उतनी इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे, जो जमीन को जोतना होता है हल चलाने के बाद वो नहीं हो पाएगा। अब आयरन से ज्यादा अच्छा हो रहा है सर, ठीक है ना। तो एक तो ये फायदा हो रहा है हमको, वीसी की नई टेक्निक आपको दिख जाएगी। नई टेक्निक के तहत पानी की अवेबिलिटी एंड प्लो एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। वी ऑल्सो फाइंड कि कुछ कुछ रीजन्स के अंदर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। तो राजा को एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ से अच्छी खासा मिल रहा है, वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी सर, ठीक है। तो आप जो राइस क्रॉप देखते हो आज की तारीख के अंदर सर, ठीक है, ये राइस क्रॉप को जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो उसको ट्रेडिशनली क्या करते थे, फ्लड इरिगेशन से उगाया करते थे। और फ्लड इरिगेशन के तहत हमको पता चलता है कि उसमें पानी बहुत चलता था और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह उगाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी सारा एडवांसमेंट होने की शुरुआत हुई है और ये एडवांसमेंट के तहत हमको पता चलता है कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन होने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है। ये ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे बोला गया है द सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट व्हेन द सेपलिंग्स हैव ग्रोन दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू वाटरलॉग्ड फील्ड्स। दिस एंश्योर्स अ हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ द सैपलिंग्स एंड हायर यील्ड्स। अब आप समझने की कोशिश करिए कि पहले जो सीड्स होते हैं उसको कहीं और ग्रो कराए जाते हैं। छोटी साइज के अंदर जब सैपलिंग मतलब जो पौधा बन जाता है आपके राइस क्रॉप का, उसको फिर डायरेक्टली फील्ड के अंदर लेके जाया जाता है। अगर आप सीधा फील्ड के अंदर उगाने की कोशिश करोगे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर होता था, तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती थी। क्यों नहीं बढ़ती थी? क्योंकि जब आपने सीड्स को खेत के अंदर सीधा डाला है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस, बिकॉज ऑफ द लेस अवेबिलिटी ऑफ वाटर और बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिसीजेज और एनिमल्स, इट माइट नॉट ग्रो। अगर आपने 100 सीड्स डाले हैं तो उसमें से हो सकता है 15-20 के अंदर पौधे ना उगे, बट यहाँ पे तो आप एक कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर पहले पैडी को ग्रो करा रहे हो सैपलिंग के रूप में, उसको पौधे के रूप में, और वो उसका जो पौधा है, उसका जो छोटा प्लांट है, उसको फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो। तो ये जो मौर्यन पीरियड है और उसके भी पहले का पीरियड, मतलब जो 6th सेंचुरी बीसी महाजनपद के बाद वाला पीरियड है, इसमें लोहा काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो रहा है। लोहे की अवेबिलिटी हो रही है, पानी की अवेबिलिटी हो रही है, क्योंकि राजा ने काम किया है वेलफेयर स्टेट के रूप में। तो अलग अलग डायनेस्टी के किंग्स आएंगे जिन्होंने इनफैक्ट इकोनॉमिक चेंजेस करने की शुरुआत की, और ये इकोनॉमिक चेंजेस के तहत क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैं प्रजा का ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई पीपल एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। आयरन का यूज हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि आयरन काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो रहा था सर, ठीक है। तो आयरन का यूज होने की शुरुआत हो रही है सर, ठीक है। तो जिन जिन एरियाज में लोहा अवेलेबल है उसमें आयरन प्लस शेयर यूज हो रहा है।
एक साइड के ऊपर पैडी ट्रांसप्लांटेशन होने की शुरुआत हो गई। ये पैडी ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी इनफैक्ट प्रोसेस तहत था जहाँ पे आपके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी ही राजा को रेवेन्यू बढ़ेगी सर, ठीक है। तो प्राचीन भारत के तहत हमको पता चलता है कि इन द मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड इवन इन द प्री मौर्यन पीरियड, जब पोस्ट वैदिक पीरियड डेवलप हुआ, उसमें काफ़ी सारे एग्रीकल्चर और इनफैक्ट हमको पता चल रहा है कि इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं। सो लिखता है एनसीईआरटी, व्हाई द आयरन प्लशर लेड टू ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। मतलब लोहे का जो प्लह है, लोहे का जो हल है, वो पूरे भारत में नहीं चलता है, कुछ कुछ विस्तार में चलाया गया। कल्टिवेटर्स इन द एरियाज विच वर सेमी एरिड सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे आयरन प्लस एयर का यूज किया गया, कुछ कुछ एरियाज में आयरन प्लस एयर का यूज नहीं हुआ, बट वहां पे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग कह सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी सिस्टम को डेवलप करके पानी को पहुंचाने की कोशिश की गई राजा के द्वारा, क्योंकि राजा को पता है कि एरिड एरियाज। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के अंदर ये लेक बनाया, सुदर्शन लेक, और चंद्रगुप्त मौर्य रूल कहां करता था? पाटलिपुत्र के अंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य वुड हैव क्रिएटेड अ लेक इन पाटलिपुत्र इटसेल्फ, बट ही न्यू कि पाटलिपुत्र इज ऑलरेडी लोकेटेड ऑन द फर्टाइल प्लेन्स, है ना। पाटलिपुत्र जो है वो फर्टाइल एरिया में लोकेटेड है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्चुअली पुटिंग अ लेक इन द पाटलिपुत्र और इन द रीजन इन एंड अराउंड मगध सर, है ना, क्योंकि वहां पे तो पानी की खपत हो रही है और अवेबिलिटी भी अच्छी तरह से है। जहां पे अवेबिलिटी नहीं है वहां पे पानी पहुंचाओ, वहां पे इरिगेशन चैनल्स बनाओ, वहां पे कैनॉल्स बनाओ, वहां पे वेल्स बनाओ, वहां पे रिजर्वायर बनाओ सर, तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट पंजाब, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट अडॉप्टेड टिल द 20th सेंचुरी, मतलब लोहे के प्लशर सब जगह पे नहीं हो पाए सर, ठीक है। दोज लिविंग इन द हिली ट्रैक्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस्ड हो एग्रीकल्चर विच वाज मच बेटर सुटेड टू टेरेन, मतलब यहाँ पे हल की जगह ये जो आयरन का हल है उसकी जगह दूसरे टूल्स को यूज करते हुए इन्होंने एग्रीकल्चर को करने की कोशिश की। बट खैर जो भी है, हमको एक चीजें मिल रही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना आपको फायदा होगा। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के तहत मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इरिगेशन की टेक्निक्स बनाई गई, वेल्स बनाए गए, टैंक्स का उपयोग किया गया सर, ठीक है, और कुछ कुछ राजाओं के द्वारा कैनॉल्स का भी निर्माण किया गया था। आप समझने की कोशिश करिए, अशोक के पीरियड में भी हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस है कि कैनॉल इरिगेशन को प्रैक्टिस करवाया गया था। वी ऑल्सो फाइंड द टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग, वी सी द वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए, वेल्स, कुएं किसने बनाए थे? हड़प्पन्स ने बनाए थे। पिछले क्लासेस को याद करिए, प्लीज रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस, मैंने आपको हड़प्पन्स के बारे में बताया था कि दे वर द वंस, इन्होंने वेल्स बनाए थे। मोहनजोदाड़ो में तो 700 से ज्यादा मात्रा के अंदर हमको कुएं की उपस्थिति मिलती है। वी गेट एविडेंसेस ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदाड़ो, मोर देन 700 वेल्स आर अवेलेबल सर, ठीक है। वीसी के इरिगेशन की टेक्निक बनाई, मैंने बताया रिजर्वर बनाने की कोशिश की गई सर, है ना। कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन वर्क सर, है ना, राजाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई है। तो इससे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इवेंचुअली क्या होता है कि राजा को इकोनॉमी में फायदा होगा, पब्लिक राजा से संतुष्ट होगी और पब्लिक राजा से खुश होगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी कि जो अलग अलग प्रकार के राजाओं के द्वारा कार्य किए गए हैं, जहां पे राजा ने पब्लिक के लिए वेलफेयर का काम किया है, उसको एट टाइम्स ये लोग इंस्क्रिप्शंस में भी लिखते थे कि देखिए मैं आया था और मैंने अपनी प्रजा के लिए ये कार्य किया है, आई वॉज हियर एंड आई ट्राई टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैंने यहाँ पे इनफैक्ट, है ना, पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काफी सारा कार्य करने की कोशिश की है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस यहाँ पे मिलते हैं जहाँ हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन द मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड इवन इन द प्री मौर्यन पीरियड वी फाइंड मेनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल ट्राइड to not like the activity of the king. In some areas and in some parts of the country, the king tried to play a very positive role, eventually looking for the welfare of the masses, and welfare of the masses के तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि during this period multiple things evolved and irrigation techniques were came into picture. उसमें सुदर्शन लेक का कहानी याद रखेगा, कैनॉल इरिगेशन की कहानी याद रखेगा, और मैंने आपको बताया अभी मेनली जब हम लोग ये इरिगेशन टेक्निक्स की बात करेंगे तो ये इरिगेशन टेक्निक के तहत वी शुड ऑल्सो सी एंड हाईलाइट द कॉज ऑफ द वेल इरिगेशन एज वेल सर। खैर, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, राजा के सामने लोगों का गुस्सा कम होगा, क्योंकि लोगों को भी पता है कि राजा पानी दे रहा है हमको, तो अगर 2 पैसा पानी से कमा रहे हैं तो राजा को 2 पैसा टैक्स ज़्यादा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी क्या है कि पानी की अवेबिलिटी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाइवर्सिफाई हो जाती है। अब देखिए,
जितने भी एरिया है जहाँ पे भी आपकी कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट द यूज ऑफ वाटर यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। एंड राजा को पता है कि भाई इन्हीं बेसिस के ऊपर से मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो आपको पूरे प्राचीन भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे रजवाड़े दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे किंगडम्स दिखेंगे जहां राजा के द्वारा पब्लिक वेलफेयर का कार्य करवाया गया इन द फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट सर। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन रहती है राजा की और किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो एक तो ये आपको इसके अंदर से बेसिस देखेगा ये चैप्टर के अंदर से। अब यही पीरियड के तहत हमको ये देखना है कि इन द होल पोस्ट मॉडर्न पीरियड और आई वुड से द पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE इंडिया में सोसाइटल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। अब देखिए सोसाइटल चेंजेस में 4-5 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग इन 4-5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमको पता चलता है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया था एक क्लास हायरार्की होती थी। सो इफ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत क्लियर कट बताया था कि देयर वाज एविडेंस ऑफ क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की का मतलब क्या है कि कुछ वर्ग ऐसे थे जो अमीर थे, कुछ वर्ग ऐसे थे जो गरीब थे, मतलब रिच एंड पुअर के अंदर हमने एक कंसेप्ट देखा था। या रूलर्स हुआ करते थे, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि देयर वाज अ क्लास विच वाज अ रूलिंग क्लास, है ना। तो इवन इन इंडस सिटीज एंड द इंडस सिविलाइजेशन हमको एविडेंसेस मिलते हैं, हमको इसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ नॉलेज पता चलती है कि इन सब चीज़ों की इनफैक्ट कहानी मिलेगी। बट वी फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी डू गेट इंस्टेंस कि यहाँ पे जो सोशल डिविजन से एक नए प्रकार से डेवलप हुए। अब आप देखिएगा सोशल डिविजन्स कैसे डेवलप होते हैं सर। ठीक है, तो वी फाइंड कि इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी फाइंड एविडेंस ऑफ सोशल डिविजन्स या सोशल हायरार्की के बारे में हमको पता चलता है, बट वी आर नॉट श्योर कि उसमें क्या डेवलपमेंट था। उसके बाद आप देखोगे तो वैदिक एज के तहत भी हमको जानकारी मिलती है कि वर्ण सिस्टम के तहत काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर उद्भव होने की शुरुआत हुई एंड काफ़ी सारा डेवलपमेंट वर्ण सिस्टम के अंदर मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस, और फिर सबका अलग अलग रोल प्ले डिफाइन होने की शुरुआत होती है सर। ठीक है, उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो जब आपका पोस्ट वैदिक पीरियड आया, ये पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है, मतलब 600 BC के बाद 600 BC ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर भी जो वर्ण सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी। वर्ण सिस्टम के तहत जो क्लास निर्माण हुआ था सर, उसके अंदर धीरे धीरे कास्ट बेसिस भी बनने की शुरुआत हो जाए। खैर कास्ट तो काफ़ी बाद में बना क्योंकि एक शब्द यूज होगा जाति, तो जाति जो है कनरी 7th-8th सेंचुरी के आसपास का उद्भव बोला गया है, इसके पहले आपको जाति नहीं दिखेगी। खैर, तो वी सी कि इस पीरियड तक आते आते अब सोसाइटी में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होने की शुरुआत होती है और आपकी जो ग्रामीण सोसाइटी है, जो रूरल एरियाज है, उसमें भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट दिखेगा सर। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है, ये टॉपिक का जो थर्ड पार्ट है, इसमें ग्रामीण विस्तार में किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए और किस तरह से द पीरियड फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल डिविजन्स, है ना। तो सोसाइटी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी के तहत किस किस प्रकार के लोगों की पावर बढ़ती है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी ये जो वैदिक एज के अंदर है, इसमें इगैलिटेरियन सोसाइटी का कंसेप्ट बहुत दिखेगा। इगैलिटेरियन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार का काम करते थे पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ब्राह्मण उसको कहते थे सामान्य रूप से जिसके पास ज्ञान हो सर। ठीक है ना। तो जो ब्रह्म का कंसेप्ट है सर, है ना, ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान सर सादी भाषा में, और जिसके पास नॉलेज था उसी को ब्राह्मण कहा गया है सर। गेटिंग पॉइंट। तो सबका रोल अलग अलग था एंड फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी हुआ करती थी सोसाइटी के अंदर। So person can claim the status of Brahman as a part of the occupation and the knowledge he or she is having sir। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ये पोस्ट वैदिक पीरियड तक आता क्या हुआ, वी फाइंड कि यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस हुए और इकोनॉमिक चेंजेस के तहत मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर चेंजेस हुए, लैंड बेस्ड चेंजेस होने की शुरुआत हुई, काफ़ी लोग अमीर हो गए, काफ़ी लोग धनवान हो गए सर। ठीक है, तो होता यह है कि बाय द 600 BC और जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे हमको पता चलेगा कि जो ग्रामीण एरियाज है, खास करके रूरल एरियाज है, वहाँ काफ़ी सारे फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं एंड देयर विल बी अ क्लास ऑफ पीपल हु विल बी गेटिंग द एडवांटेज आउट ऑफ द लैंड बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आयरन का डेवलपमेंट हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए कि इरिगेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें कुछ कुछ लोग होंगे जो मजबूत होंगे, जो बलवान होंगे सर। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है सर। ठीक है, सो एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस द पीरियड फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स द पीरियड फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स सॉ चेंजेस इन द रूरल सोसाइटी। भारत के ग्रामीण विस्तारों के अंदर काफी बड़े बदलाव देखने को मिले। ये बदलाव कहाँ पे देखने को मिलते हैं और क्यों दिखते हैं, तो एनसीईआरटी लिखता है व्हाई दिस टेक्नोलॉजीज ऑफन लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन।
जैसे जैसे आयरन का डेवलपमेंट हुआ, आयरन प्लग बनाने की शुरुआत की, आपने इरिगेशन को डेवलप किया, आपने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, तो इन सब के डेवलपमेंट के कारण हम एक चीज तो मान सकते हैं कि काफी सारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट इसके जो बेनिफिट्स थे वो कुछ कुछ लोगों को ही मिल पाया सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड अ क्लास ऑफ पीपल, वो उसके लिए बहुत फायदा हुआ सर, इट वॉज क्वाइट एडवांटेजियस फॉर देम सर, है ना। और ये एडवांटेज जिन जिन लोगों को मिला, जो गांवों के अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो उस पीरियड के समय पे एग्जिस्ट करने वाले जो शासक थे सर, ठीक है, ये आप पकड़ने की कोशिश करोगे, जो हेरिडेटरी जिनके विलेज के अंदर शक्ति चलती थी, उनको काफी फायदा मिलता है। बट जो लोग इनफैक्ट किसान के रूप में मजदूरी कर रहे थे, उनको फायदा नहीं मिल पाया सर, ठीक है। तो इसके लिए ये कहता है कि द इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ तो सही, राजा को भी फायदा मिला, बट इट वॉज अनइवन। अनइवन का मतलब है कुछ लोगों को फायदा मिला, कुछ को नहीं मिला सर, ठीक है। वॉट इज एविडेंट इज दैट देयर वॉज अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग्स द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। खेती के अंदर जो लोग थे, उनके अंदर भी एक क्लास बनने की शुरुआत होती है। कुछ लोग खेती के अंदर ही, एग्रीकल्चर जो प्रोफेशन है उसी के अंदर रहने वाले जो टॉप पे लोग थे, उनको फायदा मिला। जो मिडिल पे लोग थे, उनको ठीक ठाक फायदा नुकसान दोनों हुआ। पर जो लोएस्ट पोजीशन में हुआ करते थे, जो बॉटम के ऊपर हुआ करते थे, उनको क्या देखने को मिल रहा है, वी सी कि वो लॉस के अंदर जा रहे हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके लिए लिखता है कि व्हाट इज एविडेंट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। स्टोरीज एस्पेशली द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस रेफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। हमको पता चलता है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, क्योंकि 600 बीसी के पीरियड में बुद्धिज्म का काफी डेवलपमेंट हो गया था, एंड बिकॉज बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो गया था, तो बुद्धिज्म के तहत जो साहित्य का निर्माण हो रहा है, जो पाली लिटरेचर मैंने आपको बताया, जैसे जातक कथा के बारे में देखा, विनय पिटक आपको दिखेगी, अभिधम पिटक दिखेगा, सुत्त पिटक दिखेगा, उन सब के अंदर ये सब बातें लिखी गई कि देखिए भारतीय समाज व्यवस्था में क्या उद्भव हो रहा था। तो समाज व्यवस्था में 3-4 प्रकार के लोग उभर गए जो खेती के ऊपर थे। कुछ किसान थे, छोटे किसान थे, कुछ लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, जिनके पास जमीन नहीं थी और वो मजदूरी करते थे किसी और की जमीन के ऊपर सर, ठीक है। अब जिसकी जमीन है उसी की ही पावर होगी सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब यहाँ पे आप देखिए पानी की अवेलेबिलिटी हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के अंदर आयरन प्लग का यूज हो रहा है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चल रहा है कि राजा वेलफेयर स्टेट्स लेने की कोशिश कर रहा हो। राजा ने कहा कि मैं टैक्सेस कम कर रहा हूँ पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक के ऊपर ज्यादा टैक्सेस इंपोज करने से इवेंचुअली पब्लिक रिवोल्ट करने की शक्यता है सर, ठीक है। तो इन सब बेसिस के ऊपर से हम लोग जब ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सिचुएशन बदल रही है, हालत बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं। ये जो हालत, जज्बात, सब कुछ पूरी तरह से बदलाव आने की शुरुआत हुई, जहां से लैंडलेसनेस इन एग्रीकल्चर बनने की शुरुआत होती है। इन सब कंडीशंस के ऊपर से हमको पता चला कि अब यहाँ पे कुछ लोग फायदे कारक में आएंगे, कुछ नुकसान में होंगे सर, ठीक है। पाली लिटरेचर के अंदर एक शब्द यूज किया गया जिसका नाम है ग्रहपति। याद रखेगा कि ग्रहपति इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब 600 बीसी का जो पीरियड है, अपने क्रोनोलॉजी तो याद होगी ना आपको सर, हमने पिछले क्लास के अंदर क्रोनोलॉजी बेस्ड एडवांसमेंट ही किया है, और मैंने जो भी पढ़ा है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड ही आपको पढ़ा है। मैं आपको कल के क्लास के अंदर भी रिवाइज करा दूंगा, या आज क्लास खत्म होते हुए भी रिवाइज करेंगे सर, ठीक है। पाली लिटरेचर में ग्रहपति नाम के शब्द का यूज किया गया। अब देखो ये ग्रहपति कौन थे सर, है ना, तो ये कीवर्ड बेस्ड था, इसके अंदर से क्वेश्चन अलग से प्रीलिम्स के अंदर आ जाएगा सर, ठीक है। तो इनका मीनिंग याद रखिएगा, मैथ द फॉलोइंग के अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस था। तो हम लोग दोनों देख रहे हैं, हम एनालिटिकल डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, हम फैक्चुअल डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आयरन प्लग का इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी कैसे हुआ, गिरनार के ऊपर से प्रश्न आ सकता है, गिरनार इंस्क्रिप्शन में कौन से राजाओं का मेंशन किया गया, उसमें ये याद रखेगा अशोक का प्राकृत है, और रुद्रदामन और समुद्रगुप्त दोनों के स्कंदगुप्त संस्कृत लिटरेचर में अपना लिटरेचर को हाईलाइट करेंगे सर, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर कि इनकी कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन है, वो भी पूछता है कभी कभी मैथ द फॉलोइंग के अंदर। तो अशोक जो है वो तो प्राकृत ब्राह्मी लिपि लिखेगा, लिपि जो थी, स्क्रिप्ट थी, वो ब्राह्मी थी, लैंग्वेज प्राकृत हुआ करती थी। रुद्रदामन की और स्कंदगुप्त की दोनों की संस्कृत भाषा है, उसमें रुद्रदामन की संस्कृत और स्कंदगुप्त की संस्कृत में भी अंतर है सर, ठीक है। आप इंस्क्रिप्शन देखोगे ना गिरनार में, आप गिरनार कभी ना गए हो तो देखिएगा, और यहाँ नेशनल म्यूजियम में भी आपको ये दिखेगा, इवन इन द नेशनल म्यूजियम यू विल फाइंड द सेम एविडेंस, है ना। तो जो गिरनार इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त की जो भाषा है और रुद्रदामन की भाषा, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है सर, है ना। रुद्रदामन का जो संस्कृत है वो सबसे प्रारंभिक संस्कृत है, दैट वाज द अर्लीस्ट संस्कृत, एंड इसके लिए उसके लिए शब्द यूज किया गया चेस्ट संस्कृत, है ना। तो आपको एक शब्द दिखेगा चेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत। सो रुद्रदामन में चेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत दिखता है सर, और जब समुद्रगुप्त लिखता है तो उसके संस्कृत में आपको एक उसके अलग से वेरिएशन दिख जाएगा सर। सो यू विल फाइंड अ डिफरेंट वेरिएशन ओवर हियर। खैर, तो इन सब को हमको पढ़ने की आवश्यकता ये है कि जब वेलफेयर हो रहा है तो कुछ लोगों को फायदा मिला, कुछ लोग बलवान हो जाएंगे,
कुछ कुछ लोग आगे जाएंगे सर। ग्रामीण विस्तारों के अंदर इन द पोस्ट 600 BC पीरियड देयर वाज अ क्लास ऑफ लैंड होल्डर्स विच इमर्ज इन द विलेजेस। एक्चुअली वैदिक लिटरेचर में आपको एक शब्द दिखेगा गृहपति। ये गृहपति वैदिक लिटरेचर में जो वैदिक एज था ना, जनरली आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो 1500 BC ऑनवर्ड से बनने की शुरुआत होती है और 1500 के बाद 1000 तक आते आते ये जो गृहपति है ये थोड़े पावरफुल हो गए थे, क्योंकि ये फैमिली का संचालन करते थे। पहले तो जो घर को चलाते थे उसको गृहपति कहते थे, उनके हाथ में कंट्रोल था पूरी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, जो एक घर के अंदर की बात होती है सर। और धीरे 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 इनमें से कुछ कुछ लोग लैंड होल्डर्स बन गए, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर में पार्ट लेना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर में जब पार्ट लेने की शुरुआत हुई तो वहां से ये गृहपति, इसका पावर बढ़ेगा। एंड ये जो गृहपति का जो पावर बढ़ रहा है बाय दिस टाइम, इन्हीं के बेसिस के ऊपर से हमको देखने को मिल रहा है कि अब ये काफी पावरफुल हो गए थे। और ये पावरफुल हुए तो इसका फायदा इनको मिला, कुछ कुछ लोगों को नुकसान चला गया सर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, जब वैदिक पीरियड का चेंजेस हो रहा है 600 BC में, तो यू विल फाइंड अ क्लास ऑफ पीपल जो इमर्ज हो रहे हैं लैंड होल्डर्स के रूप में सर। ठीक है, ऑफन यूज इन द पॉलिटिक्स टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड द थर्ड कैटेगरी सर। ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि पीजेंट्स और खास करके लैंड होल्डर्स के लिए शब्द यूज किया गया है। लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन हुज पोजीशन वाज ऑफन हेरिडेटरी emerge as powerful figures and often exercise control over other cultivators। अब देखिए यहां से आपको पूछेगा consider the following और पूछ देगा कि what kind of changes can be seen in the post Vedic period, कि उत्तर वैदिक काल में या अनुवैदिक काल में किन किन प्रकार के बदलाव होते हैं उसके ऊपर चर्चा कीजिए। फिर वन ओनली करके लिखने की शुरुआत करेगी और पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि वी सी ए इमर्जेंस ऑफ राइज ऑफ गृहपतिस और वी सी द इमर्जेंस ऑफ गृहपति क्लास ऑफ पीपल। पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि गृहपतियों का उदय हुआ है, ये सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा बोलेगा कि दिस गृहपतिस वर एट टाइम्स हेरिडेटरी इन नेचर, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती थी हेरिडेटरी के तहत होती थी। हेरिडेटरी समझ में आता है सही, ठीक है, तो ये वंश परंपरागत अपॉइंटमेंट होती है। एंड एट टाइम्स दे वर वेरी मच कंट्रोलिंग, मतलब है ना, ये चीजों को काफी तरह से कंट्रोल भी किया करते थे। तो वी फाइंड कि ये जो रूरल सोसाइटी है, ग्रामीण सोसाइटी है भारत की, ये ग्रामीण सोसाइटी में काफी बदलाव आएंगे 600 BC के आसपास, है ना। सोशल डिविजन उभर के आ रहे हैं, नए नए क्लासेस बनने की आ रहे हैं सर। ठीक है, और ये पूरे भारत में दिख रहा है, एवरीवेयर इन इंडिया यू विल फाइंड सर। ठीक है, जैसे संगम लिटरेचर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, चोला चेरा और पंड्या की बात करता है, उसमें भी हमको अलग अलग क्लास ऑफ पीपल के बारे में पता चलेगा। सो यू विल फाइंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस, जैसे लार्ज लैंड होल्डर्स जिनके लिए शब्द यूज किया गया है वेलल्लास। याद रखेगा कि दिस इज द कीवर्ड, ये टर्मिनोलॉजी है। यहां से प्रश्न आता है कि वेलल्लास कौन हुआ करते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। प्लमैन और उजवर जो खेती करते थे, हल चलाने का काम करते थे। स्लेव्स और अधिमाई, मतलब ये है कि इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड we see multiple class of people emerge. In the southern part of the country we find the existence of slavery, और slavery कहाँ पे, संगम लिटरेचर में अधिमाई के रूप में लिखा गया है। लैंड ओनर्स known as the वेलल्लास, ठीक है, plowmen known as the uzavar. It is likely that this differences was based on the differential access to land, labor and some of this new technologies. भारत में जो एंशिएंट इंडिया में खास करके 6th century BC के बाद का जो पीरियड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, इरिगेशन चेंजेस हुए, वाटर की अवेलेबिलिटी होने की शुरुआत होती है, तो उसमें कुछ को फायदा मिला, कुछ को नुकसान मिला। इसी का ही आउटकम था जहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे चले गए। आगे चले जाने लोग बड़े बड़े जमींदार बनते हैं, गृहपति या वेलल्ला के रूप में बनेंगे। कुछ गुलामी करेंगे, बेचारे मजदूरी करेंगे, उनको अधिमाई कहा गया है संगम लिटरेचर में, या हल चलाने का काम करेंगे, उनके लिए शब्द यूज किया गया है उजवूर सर। ठीक है, इन सच सिचुएशन क्वेश्चंस ओवर द लैंड मस्ट हैव बिकम crucial as this were often discussed in the legal text। जमीन किसकी है, कौन जमीन का मालिक है, जमीन के ऊपर किसका हक है, जमीन के ऊपर खेती करने वाले का हक है या जमींदार का हक है, इसको बारे में काफी चर्चा हुई। प्राचीन भारत में यहाँ से स्मृति लिटरेचर की शुरुआत होती है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, बहुत सारी स्मृति, उसमें मनुस्मृति में मनु इसके बारे में बहुत क्लियर कट लिखते हैं कि जब जब यहाँ पे जमीन को लेके कुछ हंगामा हो गया, कुछ फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होगा, तो किसका हक रहेगा किसका नहीं रहेगा, उसकी बहुत इंटरेस्टिंगली मेंशन की गई है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट गृहपति बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द पोस्ट वैदिक पीरियड 600 BC। एंड गृहपति किसको कहते थे, याद रखेगा कि गृहपति के अंदर आपको पूछा जा सकता है ही वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स
हु शेयर्ड अ कॉमन रेसिडेंस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे घर का संचालन करे, उसमें बच्चे भी आ गए, उसकी बीवी भी आ गई, उसके नौकर भी आ गए, खेत खलियान सब कुछ आ गया। ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, उसके हाथ में संशोधन भी है। लैंड, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड, समटाइम्स द टर्म वॉज यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मेन बिलोंगिंग टू अर्बन इलीट इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स। मतलब ये शब्द गृहपति सबके लिए यूज होता था, ये शब्द यूज होता था जमींदार के लिए, ये शब्द यूज होता था व्यापारियों के लिए, ये शब्द ऐसे क्लास ऑफ लोगों के लिए भी यूज होता था जो शहरों में रहते थे पर इलीट क्लास से बिलोंग करते थे, तो उनके पास सब कुछ था सर, ठीक है। तो ये जो इमर्जेंस हो रहा है गृहपति का, इसके कारण सोसाइटी में डिवीजन हुए, कुछ लोग गुलामी करेंगे, कुछ लोग लेबर के रूप में काम करेंगे, कुछ लोगों की कंडीशन बदल जाती है सर, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी इन द एंशिएंट पीरियड, वी फाइंड कि द पीरियड बिटवीन 600 to 600 C, 600 BC to 600 C, in this 1200 years of history, we see multiple changes taking place. Indian society is changing, Indian economy is changing, Indian polity is changing. The Mauryas are building an empire. Once the empire got into downfall, in the background we find economic changes taking place. The economic changes taking place in the form of the irrigation techniques and the iron which was used in the form of the cultivation and which was used in the form of the plowshare as well, sir. ठीक है. We also find the irrigation techniques in the form of canals, wells were also constructed, and we find कि over a period of time, because of the technological changes, there was a class of people who was actually benefiting. The Grahapatis, the Velalas were actually the outcome of the changes in the history, and the Grahapatis control very big parts of the area. And the Velalas, जिसे हम लोग तमिल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि they were also the large विलेज मैन जिनके हाथ में जमीन बड़ी मात्रा में हुआ करती थी, दे बिकेम एन इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको इसमें से टर्मिनोलॉजी पूछेगा कि वेलालास किसे कहते हैं, दे विल आस्क यू टर्मिनोलॉजी सर, है ना। आपको पूछेगा अधिमाई किसे कहते हैं, डायरेक्टली कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाइए, एवरी ईयर दे आर आस्किंग अ कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन, और ये ज्यादातर कीवर्ड्स में से अगर 3-4 कीवर्ड्स पूछे तो 1-2 तो एनसीईआरटी से मिल जाएगा। जैसे इस बार हुंडी पूछ दिया था, इस बार 2020 की प्रीलिम्स के अंदर हुंडी पूछ दिया गया था कि हुंडी क्या है सर, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको क्लास के अंदर मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास के एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी के अंदर हुंडी के बारे में बात की है सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी आपको टर्मिनोलॉजीज दिखेगी जिसके कारण डेवलपमेंट हुआ। खैर आज के क्लास के अंदर हमने पढ़ा क्या है सर, ठीक है। आप में से काफी लोगों को ये प्रश्न होगा कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो का मतलब क्या है कि हमने जब हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करने की शुरुआत की तो मैंने आपको बताया था कि पहला पीरियड तो स्टोन एज का पीरियड आता है, स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आया सर, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद हमने देखा कि महाजनपद का निर्माण हुआ। तो ये जो महाजनपद का निर्माण हो रहा है कब हो रहा है, 600 BC ऑनवर्ड से, और 600 BC से लेके आप पकड़ के चलिए फिर मौर्यज आए जो 325 BC में डेवलप हुए सर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड आया। पोस्ट मौर्यन पीरियड कब आता है, 200 BC ऑनवर्ड से, एंड देन वी फाइंड द वर्ड जीरो, और जीरो के बाद आप देखोगे 300 CE, और 300 के बाद यहाँ पे 600 तक देख लीजिए सर, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि 600 BC ऑनवर्ड से जो इकोनॉमिक चेंजेस आए, एग्रीकल्चर चेंजेस में आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया, उसकी इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या रहती है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया सर, ठीक है ना। तो हम लोग एक्चुअली उसके साथ लिंकअप करके पढ़ रहे हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी है ना बहुत थीमेटिक लिखी है इन्होंने, पता नहीं ये लोग क्या प्रूव करना चाहते थे और किस तरह से, क्योंकि एक लाइन में गृहपति लिखा है, एक लाइन में संगम लिटरेचर लिखा है। अब संगम लिटरेचर का जिन बच्चों को कंसेप्ट पता ही नहीं होता वो उसको हाईलाइट ही नहीं कर पाते। ये किसके साथ जोड़ा गया है, संगम लिटरेचर क्या है, कहाँ से आया है, ये संगम किंग्स कौन कौन हुआ करते थे। पर अब आपको लिंकअप हो पाएगा क्योंकि पाली लिटरेचर जो है वो यहाँ पे बना था महाजनपद के समय पे ही, जब बुद्धिज्म का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई और मौर्यस तक आते आते तो पाली लिटरेचर बनने की शुरुआत हो गई है। तो उसमें इन सब का मेंशन किया गया है क्योंकि अशोक वाज द वन जिसके समय पे जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अभिधम पिटक, विनय पिटक एंड सूत पिटक वर इमीडिएटली कंपाइल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन द 5th सेंचुरी, है ना। 483 BC में अजातशत्रु ने वहां पे राजगीर के अंदर मीटिंग बुला के उसको सेटल करवा दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो खैर, तो ये पूरी कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी। अब होता क्या है कि भारतीय इकोनॉमी के अंदर बदलाव आया, ये विलेज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, गृहपति, वेलालास, इनका डेवलपमेंट हुआ, और गुप्ता पीरियड तक आते आते, बाय द गुप्ता पीरियड का मतलब है 300 तक आते आते, बाय द गुप्ता पीरियड वी फाइंड कि जो विलेज कम्युनिटी है वो विलेज के अंदर एक इलीट क्लास ऑफ पीपल उभर के आए सर। ये इलीट क्लास ऑफ पीपल इवेंचुअली अब सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाएंगे सर, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आज नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के आसपास हमने डिस्कस किया है।
मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊंगा और गुप्ता पीरियड के अंदर बताऊंगा कि लैंड का इंपॉर्टेंस अब और बढ़ रहा है सर, है ना। तो प्राचीन भारत में जब एक साइड के ऊपर किंगडम्स बन रहे थे, एक साइड के ऊपर नई नई डायनेस्टीज उभर के आ रही थी, उसी कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर आपको लैंड बेस्ड सिस्टम दिखेगी। और गुप्ता पीरियड तक आते आते ये सामंतों का उद्भव हुआ, लैंड बेस्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ और भारतीय इतिहास को पूरी तरह से पलटाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसके कारण राजा कभी कभी कमजोर होंगे, कभी कभी मजबूत भी होंगे। खैर, आज इससे इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बुक थीमेटिकली लिखी है और थीमेटिकली समझने में कनेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा काम यहाँ पे है कि आई डू कनेक्टिंग द पॉइंट्स, कि जितने भी पॉइंट्स है उसको मैं कनेक्ट करने का काम करूँ, रेदर देन मैं आपको फैक्चुअली जो जो चीज़ है वो बताऊँ सर, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप विद्यार्थी के रूप में फैक्ट याद रखिए, आप पॉइंट्स को कनेक्ट करिए सर, ठीक है। आज हमने पढ़ा क्या है वो बता देता हूँ सर, है ना। हमने पढ़ने की कोशिश की है कि यहां से, यहां का मतलब क्या है, समवेयर इन दिस पीरियड, हाँ ये वाला सर, ठीक है। यहां से 600 बीसी से लेके ये जो फर्स्ट सेंचुरी तक का पीरियड है, 600 बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी तक का पीरियड है, इसमें पैडी ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत कैसे हुई, अभी मैंने आपको बताया पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। यहाँ पे हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आयरन का डेवलपमेंट कैसे हुआ सर, और उसके बाद सोसाइटी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, और सोसाइटी में पूरे भारत में संगम पीरियड हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, उसमें किन किन प्रकार के एडवांसमेंट हुए सर, ठीक है ना। तो आज एक्चुअली हमने इसकी अंदर से एक एक्सट्रैक्ट करके चीजें पढ़ी है। ये चार्ट किताब में पीछे दिया है, मैंने आपको आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि उसकी लिंकेजेस आपको बैठने की मिलती है। तो एनसीईआरटी को जब पढ़ रहे हो ना, तो क्लासेस के साथ लिंकअप करके पढ़िए, तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। समझ में आया आपको सर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, लेट अस कीप द क्लास अप टिल नाउ, एंड मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए हमारे कोर्सेज के अंदर। प्लस कोर्सेस मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, और अभी आज के दिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अराउंड 45% प्लस फ्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सर, ठीक है ना। सो 25% ऑप्शनल और GS का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन में 10% PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज़ करने के साथ एक्स्ट्रा 10% एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ टेस्ट सीरीज, है ना। तो अराउंड 35-45% के आसपास डिस्काउंट है, आज लीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, है ना। तो 49,000 के अंदर आपको टोटल कवरेज मिल जाएगा। ये भी कम है सर, इससे भी फीस कम हो रही है सर आज के दिन के लिए सर, ठीक है। तो मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, जॉइन अस इन माय कोर्सेज। आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन दी ऑप्शनल एंड GS के लिए भी आज से ही हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। GS के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो पाएगी। यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज़ वेरी वास्ट। मेरा कार्य यहाँ पे है कि मैं आपको दिशा दिखाऊँ। मेरे प्लस कोर्सेज के अंदर आइए, आपको दिशा के साथ साथ आपकी दशा भी बदल जाएगी सर, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। खैर, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्लास को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।